नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग 36 सीरीज देख रहे हैं, आज हम 36 सीरीज में क्लास नंबर 13 को देखेंगे। इससे पहले हमने 12 क्लास कर लिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे पीडीएफ बाय करे हैं उन्हें पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे। ये जो सीरीज है ये भी बाइलिंगुअल है। अगर आप इसकी कंटेंट बाय करते हैं तो आपको हिंदी में सहूलियत होती है तो हिंदी में पढ़िए लेकर के, अगर आपको इंग्लिश में सहूलियत होती है तो इंग्लिश में लेकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आपको कोई सा भी एग्जाम देना हो, चाहे जीडी देना हो, सिलेक्शन पोस्ट देना हो, सीजीएल का मेंस देना हो, सबके लिए रामबाण सीरीज है। जैसा कि आज तक जितने भी हम सीरीज कराए हैं और आपने उसका फायदा एग्जाम में देखा होगा, उसी तरीके से ये भी पूरी फायदा करेगा। आप हम पे विश्वास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। जिन बच्चों को लगे कि सर इसमें आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, इसमें हम जनगणना की नहीं देख रहे हैं, वायसराय की नहीं देख रहे हैं, खेल से संबंधित टर्म नहीं देख रहे हैं, पद्मश्री नहीं देख रहे हैं, है ना, घराना नहीं देख रहे हैं, है ना, लोक नृत्य नहीं देख रहे हैं, तो ये कैसे देखोगे बाबू? क्योंकि मैंने इसे अलग से पढ़ा दिया है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टॉपिक वाइज करके प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो पढ़ाया हुआ चीज को बार बार नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है भैया? तो आप वहां से ये सब चीज कीजिए। इस सीरीज के अंदर सिर्फ क्रिटिकल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा, जो आपको प्लस पॉइंट वाला नंबर दिलाएगा, जो जनरली बच्चे नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट को जरूर कवर करते चलिएगा, है ना। ये बात बताना इसलिए जरूरी था कि कल या परसों टेलीग्राम पे एक बच्चे ने कहा कि सर मैं इस सीरीज में बोरियत फील करता हूं। तो मैं कोई इंटरटेनमेंट कराने के लिए नहीं आया हूं भाई, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, और इसीलिए शायद मैं बहुत पीछे रह गया हूं। जो इंटरटेनमेंट करके पढ़ाता है वो बहुत जल्दी आगे निकल जाता है, चाहे कंटेंट कुछ भी हो। भले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, लगेगा अरे भाई ये तो 1 करोड़ वाली सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो भैया जिनको समझ है वो पढ़ ही रहे हैं, और आपको अगर बोरियत लगा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, आप कहीं और जाके पढ़ सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट कराने तो आया नहीं, मैं पढ़ाने आया हूँ और पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, चाहे पैरासीटामोल 500 एसएससी के लिए है, जो रामबाण है, फाउंडेशन बनाने का काम करेगा आपको। S30 ये भी आपका इससे पहले सीरीज समाप्त हुआ था, एसएससी के लिए है। बिहार एसएससी, रेलवे के लिए परीक्षा दर्पण, ई बुक इत्यादि अवेलेबल है। तो इस मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को एक छोटी सी फी पे करके बाय करना है ना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी लिंक क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सअप पे ले जाएगा, है ना। अपना मिशन है 1000 सिलेक्शन दिलाना, 146 अभी तक हुए हैं। बेशक ये आंकड़ा बहुत बड़ा है लेकिन असंभव तो नहीं। चलिए पहला जो प्रश्न है, भारत में गरीबी निर्धारण अनुमान रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गरीबी का जो निर्धारण होता है या फिर रिपोर्ट आती है गरीबी पे, या फिर जो अनुमान लगाए जाते हैं, उनके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है, आपको पहचानना है। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट में है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो MPI इंडेक्स होता है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी अनुपात में सबसे तीव्र कमी केरल राज्य ने दर्शाया है। ठीक है सर। दूसरा है, नीति आयोग के द्वारा पहली बार MPI इंडेक्स 2021 में जारी किया गया था। दूसरा कथन एकदम सही है, लेकिन पहला कथन रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे केरल के जगह पे उत्तर प्रदेश होना चाहिए। जो नीति आयोग ने MPI इंडेक्स 2023 जारी किया है, उनमें गरीबी रेखा से उबरने वाले राज्यों में सबसे ज्यादा प्रगति जो है उत्तर प्रदेश ने दर्शाया है। इस बात को VVI कर लीजिएगा। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल के आए इस रिपोर्ट के अनुसार, MPI इंडेक्स 2023 के अनुसार। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI इंडेक्स 2023 के अनुसार वर्ष 15-16 से 19-21 के अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश राज्य ने दर्शाया है, जहां कुल 3.43 करोड़ लोग MPI गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसके बाद क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा का स्थान है। क्या समझे कि भाई इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो गरीबी उभर कर बाहर निकले गरीबी से, ये उत्तर प्रदेश में हुआ, दूसरा स्थान बिहार का और तीसरा स्थान MP का रहा, है ना, गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की तादादों के हिसाब से। इनके अलावा
राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर जो रोटी कपड़ा मकान होते हैं, बस इतना समझ लीजिए, है ना। तो इनके 3 समान रूप में भारित आयामों के साथ अभावों को मापता है और इसके अनुसार यह रिपोर्ट तय करता है। तो इसमें 12 स्टेजी संरेखित संकेतकों को दर्शाया गया है। ये 12 यहाँ से है। आने वाले समय में अगर आप बड़े सीजीएल मेंस वगैरह एग्जाम देते हैं तो यहाँ से एग्जामिनर एक स्टेटमेंट निकालेगा कि एमपीआई इंडेक्स के मापन हेतु एसडीजी संकेतक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये 12 को याद रहेगा तब काम होगा। देखिए अगर साहब बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते, इतने जो है ये इनके मानदंड के अनुसार जो है ये वाली रिपोर्ट जारी करी जाती है। एमपीआई इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 2015-16 में, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हम 24 में जी रहे हैं तो 15-16 क्यों बता रहे हो, क्योंकि जो 21 वाला रिपोर्ट आया था सर नीति आयोग का, है ना, एमपीआई इंडेक्स, ये इन्हीं वर्षों के जो है अनुसार तय किया गया था। और जो अभी 2023 में आया है सर ये 2019-21 के अनुसार तय किया गया है। अब तो कोई गिला नहीं है, ठीक है। तो भैया जो वर्ष 2015-16 में एमपीआई जो आया था उनमें जो है इंडिया में गरीबी जो एमपीआई के अनुसार जारी किया गया था ये 24.85% गरीब थे इंडिया में, लगभग 25% थे। लेकिन ये वाला जो आंकड़ा, ये नया रिपोर्ट एमपीआई इंडेक्स 2023 में, ये वाला आंकड़ा गिरकर 14.96% हो गई है, लगभग 10% यानी 9.89% की गिरावट दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है आंकड़ा है। तो ये भी जो आपका आंकड़ा है ना जरूर याद रखिएगा। अगर आप नहीं रख पाए 2021 के अनुसार तो कम से कम 2023 में जो एमपीआई इंडेक्स जारी किया है नीति आयोग, उनके अनुसार देश में गरीबों कितना है तो भैया 14.96% बताइएगा, ठीक है। इनके अलावा शहरी क्षेत्र में गरीब 8.65% से गिर के 5.27 रह गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब है ना, ये 32.59% से गिर के 19.28% रह गया है। तो अगर 2023 में आंकड़ा देखें तो शहर में कितना गरीब है 5.27%, ग्रामीण एरिया में 19.28%, टोटल कितने हैं 14.96%, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। इनके अलावा नीति आयोग ने 2021 में भारत के लिए पहली बार, है ना, एमपीआई जब जारी किया था तो वो किस पर आधारित था और जब 2023 में आया तो वो किस पर आधारित है, ठीक है। तो जब एमपीआई 2021 में पहली बार नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था तो ये थे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS4 के अनुसार जारी किया गया था। और जो 2023 में जारी किया गया है यह भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, लेकिन यहाँ पे 4 के जगह पे 5 आएगा। NFHS5 के अनुसार जो है 2023 वाला जारी है, 21 वाला जारी था NFHS4 के अनुसार, ठीक है। एक एक बात को समझेंगे और थोड़ा धीरे धीरे से पढ़िए। अगर आपको हो रहा है दिक्कत तो एक बार रोक लीजिए, समझिए तब आगे बढ़िए। वैश्विक एमपीआई रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की संयुक्त जो है पहल है, इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये विश्व स्तर पे यहाँ पे वैश्विक शब्द जो है लिखा गया है और नीति आयोग अपना देश के बारे में बताता है, गरीबों के बारे में। 1901 में दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के अनुसार सबसे पहले यह ज्ञात होता है कि भारत में निर्धनता का अनुमान लगाने की जो है प्रयास करी गई थी, ठीक है। इनके अलावा भारत में समय समय पे कई ऐसे कमेटी का गठन हुआ जो गरीबी मानदंड को तय करता या अनुमान लगाता। इनमें कुछ समितियां हैं जैसे लकड़ावाला समिति, सचिन तेंदुलकर नहीं होगा, ये सुरेश तेंदुलकर होगा, यहाँ पे सीधे मैं तेंदुलकर लिखा हूँ, ठीक है। लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, है ना, रंगराजन समिति, NC सक्सेना समिति, ये BPL से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब जो है गरीबों से जो गरीबी रिपोर्ट है उनसे संबंधित ओवरऑल ये कमेटी है। कौन कौन से याद रखेंगे, लकड़ावाला, है ना, तेंदुलकर, रंगराजन, NC सक्सेना, ठीक है। ग्राम पंचायत पे जो कमेटी है उनको भी ध्यान रखिएगा, आए दिन एग्जाम में आती रहती है, बलवंत मेहता, अशोक मेहता, सादिक अली, है ना। इनके अलावा
नीति आयोग एमपीआई इंडेक्स के अनुसार सबसे अधिक गरीब कहाँ पे है? राज्यों में बिहार में है, और सबसे कम राज्यों में कहाँ पे है? केरल में है। हाँ, स्टेटमेंट में जो था केरल, वो क्यों गलत था? क्योंकि वहाँ पे लिखा गया था कि केरल सबसे ज़्यादा गरीबों से उबरने वाला राज्य बना है इस नए रिपोर्ट में। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गरीबों को जो है इस रेखा से ऊपर किए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इनके अलावा जो नीति आयोग है ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार जो है गरीबी रिपोर्ट जारी करते हैं, है ना। नीति आयोग के जो है टास्क फोर्स है उनके द्वारा करा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीब जो है आपको पुदुचेरी में देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एमपीआई इंडेक्स नीति आयोग वाला। इनके अलावा लॉरेंज बकर और गिनी गुणांक, ये दोनों क्या करते हैं? आय में असमानता को दर्शाता है, और आय में असमानता ये तो गरीबी है, और क्या है ना भैया। एक आदमी अमीर होते जा रहे हैं, एक जो है वहीं के वहीं बैठे हैं और नीचे धंस रहे हैं। तो आय में असमानता कौन से कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है? तो लॉरेंज बकर और गिनी गुणांक, ये दोनों के द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा पिछले क्लास में जितने भी बच्चे जवाब दिए हैं 5 क्यूज जैसे क्वेश्चन हमने पूछा था, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत जल्दी में था इसीलिए मैं नाम नहीं लिख पाया, है ना। अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ और आपको पढ़ाने बैठा हूँ, तो थोड़ा और लेट हो जाती, नहीं तो मैं नाम भी लेता, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोला, आप लोगों को नाम नहीं लिया, इसके लिए दुख नहीं कीजिएगा मन में, है ना। जिन्होंने जवाब दिया अच्छा जवाब दिया, एक लड़के का मुझे लगा कि गलत जवाब दिए, मैं उनको करेक्शन करवा दूंगा मैसेज के थ्रू। इनके अलावा जो है आपका या फिर अगले वीडियो में वो प्रश्न ही शामिल कर लूंगा और आंसर बता दूंगा। ये भैया एसएससी के लिए पैरासीटामोल 500 है। ये जो आप सीरीज अभी 36 वाला देख रहे हैं ये इसकी लोगो है, और ये रेलवे के लिए विभिन्न एग्जाम के लिए जो है परीक्षा दर्पण है, और बिहार एसएससी का भी है। आप लोगों को जैसा चाहिए आप लोग कंटेंट ले सकते हो और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत से कितने एम्पायर का चुनाव किया गया है? इसे भी बीवीआई करके रखेंगे, क्योंकि जो पिछला सीजीएल मेंस हुआ था वहां पे पूछा गया था कि जो उस समय का T20 मैच है उसमें भारतीय टीम के रेफरी कौन थे, है ना। तो यहां पे मैंने अपने हिसाब से अलग लेवल से क्वेश्चन सोचा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत से कितने एम्पायर का चुनाव किया गया था? तो 2 एम्पायर का चुनाव किया गया था, जो T20 वर्ल्ड कप 2024 आपके वेस्ट इंडीज और अमेरिका में कराए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कराए गए, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा थे। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को जो है भारत ने हरा दिया, और भारत जो है दूसरी बार इस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप के विजेता बने। पहली बार 2007 में बने थे महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में, है ना। और सूर्य कुमार यादव का वो कैच आप सभी को याद होगा। देखिए जो भारत के तरफ से 2 एम्पायर का चुनाव किया गया था, वो एम्पायर कौन थे? तो उनका नाम थे जयरामन मदन गोपाल और नितिन मेनन। तो ये दोनों भाई साहब का जो है चुनाव हुआ था एम्पायरिंग के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में। टोटल 20 एम्पायर का चुनाव किया गया था इस प्रतियोगिता के लिए, और 6 रेफरी के लिए चुनाव किया गया था। तो भारत से जिस रेफरी को चुनाव किया गया था उनका नाम है जगावल श्रीनाथ। यहाँ पे लिखा हुआ है जगावल श्रीनाथ को 2024 के वर्ल्ड कप में भी रेफरी के लिए जो है सिलेक्शन किया गया था, और 2 एम्पायर जो है मदन गोपाल और मेनन साहब, दोनों को आपको याद रखना है ना। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 में चीफ गेस्ट के रूप में या फिर ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए तो ये शाहिद अफरीदी, भारत के युवराज सिंह, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल और जमैका के धावक उसेन बोल्ट, इन चारों को जो है आमंत्रित किया गया था, है ना। इन्हें ध्यान रखेंगे। तो अपने इंडियन वाला ही पूछेगा तो युवराज सिंह याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप में कोई भी बॉलर अधिकतम 4 ओवर तक ही बॉलिंग कर सकते हैं, अधिकतम जो है 4 ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक बॉलर अधिकतम 10 ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं। ये नॉलेज तो आपको बहुत आम लगा होगा क्योंकि हम सब क्रिकेट के दीवाने हैं। टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी की जो दर होती है वो 15 ओवर प्रति घंटा होती है, यानी 1 घंटे में 15 ओवर बॉलिंग जो है क्षेत्र रक्षक दल को जरूर करना होता है, नहीं तो पेनाल्टी लगती है। जबकि एक दिवसीय क्रिकेट में गेंदबाजी दर जो है कम से कम 14.28 ओवर प्रति घंटा होनी चाहिए। 3.5 घंटे में 50 ओवर की मैच खत्म होनी चाहिए। T20 क्रिकेट में बॉलिंग रेट 14.11 जो है ओवर प्रति घंटा होती है। तो ये तीनों बॉलिंग ओवर को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बात मैंने पहले भी पढ़ाया है लेकिन आपको भी बताना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आती है। टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ही बाद में टेस्ट क्रिकेट
क्रिकेट का नाम दिया गया, इसीलिए हम कह देते हैं कि जो रणजी है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो है प्रतियोगिता है या फिर टेस्ट जैसा प्रतियोगिता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, इसके अलावा ये लाल बॉल से खेले जाते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट है वो रेड गेंद से खेले जाते हैं, है ना, और जो एक दिवसीय क्रिकेट होते हैं वो जनरली सफेद गेंद से खेली जाती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन अधिकतम 10 तरीके से आउट हो सकते हैं, है ना। इनके अलावा T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई थी। 2024 में यह प्रतियोगिता बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहां पे जो है थोड़ा सा स्थिति खराब हो गई, तो बांग्लादेश से इनकी जो वेन्यू है उनको परिवर्तित कर दिया गया और ये जो आपका मैच है ये UAE में कराए गए, जहां पर विजेता न्यूजीलैंड बना साउथ अफ्रीका को हरा के। तो T20 महिला चाहे T20 पुरुष 2024 में दोनों के जो रनर अप रहे हैं वो साउथ अफ्रीका ही रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त सारणी में विद्यमान उपस्थित एलिमेंट्स के संदर्भ में सत्य नहीं है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसे हम आज को रीड करते हैं उनके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला उपधातु बोरॉन है जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। ये एकदम सही है, ये अधातु नहीं है सर, ये है उपधातु। और मैंने बताया है कि उपधातु का जो है आपका कितने होते हैं उपधातु, तो उपधातु 7 है आधुनिक आवर्त सारणी में, जबकि अधातु 20 है। ठीक है, तो उपधातु के बारे में कह रहा है कि एलिमेंट में अगर क्रम में देखें तो पहला उपधातु बोरॉन होगा कि जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करी जाती है, एकदम सही है ये। इनके अलावा हेलोजन का अर्थ होता है लवण बनाने वाला, है ना, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। ये दोनों के दोनों कथन सत्य है। हेलोजन का अर्थ होता है लवण बनाने वाले से होता है। इनके अलावा सभी हेलोजन हाइड्रोजन से बंध कर जो है एसिड बनाते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन से हेलोजन Cl को मिला दीजिए तो यहाँ से HCl बनेगा, तो यानी एसिड बनाते हैं हेलोजन हाइड्रोजन से मिलने के बाद। जब हेलोजन धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, है ना, तो वे कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि साधारण नमक बनाते हैं ना। सिल्वर ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड सहित कई प्रकार के लवण बनाते हैं। इसका मतलब हेलोजन जो है लवण बनाने वाले होते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लवण का भी निर्माण करते हैं और जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो एसिड भी बनाते हैं। इसे समूह 17 में रखा गया है, सेकेंड लास्ट समूह में रखा गया है। बोरॉन आधुनिक आवर्त सारणी का प्रमुख उपधातु तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 उपधातु तत्व है, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम है। देखिए पोलोनियम के पास जितने भी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व विद्यमान है उसमें सबसे ज्यादा समस्थानिक है। समस्थानिक कहने का मतलब है प्रोटॉन की संख्या समान होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। इनके 27 समस्थानिक है। मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी में भविष्यवाणी करते हुए कुछ तत्वों के लिए जो खाली स्थान छोड़े गए थे उनमें एक तत्व था एका एल्युमिनियम। एक तत्व जो एका एल्युमिनियम था उनको बाद में आजकल हम गैलियम के नाम से जानते हैं, उनको गैलियम से रिप्लेस किया गया। और एक एका सिलिकॉन भी इन्होंने जो है जगह छोड़ा था, बाद में एका सिलिकॉन का स्थान जर्मेनियम लिया। इन दोनों बात को एग्जामिनर बड़े चाव से पूछते हैं आपके एग्जाम में कि मेंडलीव की एका सिलिकॉन वर्तमान में कौन से तत्व हैं, है ना, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जर्मेनियम है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम अधातु तत्व कौन से हो जाएंगे सर, हाइड्रोजन हो जाएंगे। इनके परमाणु क्रमांक भी एक है ना, ये गैसीय रूप में अधातु तत्व है और ये सबसे पहले आपको दिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में। ये दहनशील होते हैं, है ना, इसी कारण इसका जो इस्तेमाल है वायुयान के टायर इत्यादि में नहीं किया जाता है। इसके जगह पे कौन से गैस का इस्तेमाल होता है, हीलियम का होता है, क्योंकि हीलियम दहनशील नहीं होते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम हेलोजन तत्व क्या है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन जो है जितने भी तत्व हैं अब तक ज्ञात उसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हेलोजन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन ही होते हैं, है ना। इसके अलावा हेलोजन तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन और टेनेसीन है। हालांकि टेनेसीन को जो है पूर्ण रूप से हेलोजन नहीं माने जाते हैं, फिर भी हेलोजन ग्रुप में है। ठीक है भैया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके अलावा जो है यहाँ पे आपको आवर्त सारणी जब से देख रहे होंगे, यही आवर्त सारणी आप देख रहे होंगे। हम जब भी आवर्त सारणी वाले क्वेश्चन पर आते हैं एक ही इमेज है जिसे मैं रखा हूँ ताकि आपको जो है बार बार ये चीज़ देख लेने से आपको बढ़िया से फिट हो जाए। इसमें मैंने आपका जो है ये भी बता दिया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, क्या मतलब किस वर्ग का कितना होता है ना। इनके अलावा कैसे याद रखना है इन सब चीज़ों को, समूह 13 को क्या कहते हैं, 14, 15, 16, 17 को क्या कहते हैं, है ना। धातु, अधातु, कृत्रिम, नेचुरल तत्व कितने हैं, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट में कितने तत्व
होते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, है ना, कौन कौन से वैज्ञानिक के नाम पे, तत्वों के नाम पर है, पास्ट में बता दिया हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है ये सब बता चुके हैं ना। इनके अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न योजना तथा उनसे संचालित करने वाले मंत्रालय के साथ किसका मिलान गलत है। आपको जो योजना है ना, उनको जो है कौन सी नोडल एजेंसी संचालित करते हैं, उनसे किसका मैच गलत दिया गया है आपको पहचानना है। पीएम स्वनिधि योजना किसके द्वारा चलाया जाता है जनाब, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। यह एकदम सही है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में रेहड़ी विक्रेता के लिए करा गया था, है ना। ये MFI कंपनी के थ्रू जो है लोन दिलवाता है कम ब्याज के दर पे, ताकि लोगों का जो है रोजगार चलता रहे। ये कोरोना की मिड कोरोना में चलाया गया था जून 2020 में। इनके अलावा पीएम कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना जो है प्रशिक्षण वाला योजना है, और ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रशिक्षण दिया जाता है युवाओं को, ताकि रोजगार का अवसर जो है सृजन हो सके और उनको रोजगार लग सके ना। तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ये भी सही है। इनके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कृषि कल्याण मंत्रालय में आता है क्या, है ना। तो ये जो है आपका सी नंबर सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह जो है श्रम योगी मानधन योजना यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसमें एज फैक्टर की बात करेंगे लाभार्थी का, तो 18 से 40 वर्ष की एज जो है इसमें लोग जो है इनके लाभ उठा सकते हैं, है ना। किसमें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में। और जैसे ही उस लाभार्थी का यानी 40 वर्ष के तक के अगर आप हैं तो आप इसमें जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपका 60 वर्ष उम्र हो जाता है, मान लीजिए कोई भी आदमी 39 वर्ष का है और इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो 1 साल तक जो है उनको जो भी उनके न्यूनतम फी होते हैं वो जमा करना होगा, और 20 साल उनको जीवित रहना होगा, इंतजार करना होगा, ठीक है। और जब वो किसान, जब वो आदमी जो एलिजिबल है इस योजना के लिए 60 वर्ष के हो जाएंगे, तो उनको जो है 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन दिया जाएगा, है ना भैया, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था। यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस योजना के तहत सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, गैर बैंकिंग NBFC जो होता है, स्वयं सहायता समूह इत्यादि के थ्रू जो है लोन मुहैया कराया जाता है। इनके अलावा पीएम कौशल विकास योजना युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना की शुरुआत 2015 में करी गई थी, है ना। इसके जो है सेकेंड फेज यानी 2.0 आप कह सकते हैं, या दूसरा चरण कह सकते हैं, अगले वर्ष 2016 में किया गया, और अभी जो है इसके थर्ड फेज भी चल रहे हैं, 2021 में स्टार्ट किया गया थर्ड फेज, ठीक है भैया, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। नीचे जो एक योजना देख रहे हैं पीएम जय योजना है, पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, है ना। इसकी शुरुआत 2018 में कराया गया था। यह केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आप इसे कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA को राज्य सरकार के साथ समन्वय मतलब तालमेल बैठाते हैं, है ना, और जो है ये इस योजना को संचालित करते हैं, ठीक है। और राज्य में जो एजेंसी है इस योजना को लेके उनका नाम है राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA। केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और राज्य में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA। इन दोनों को मिली भगत से जो है इस योजना को संचालित किया जाता है। किसे, पीएम जय योजना को, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। कैसा योजना है, स्वस्थ वाला योजना है ना। इनके अलावा नरेगा एक्ट 2005 के अनुसार नरेगा की जो स्थापना हुई 2006 में हुई, और नरेगा बदल के महात्मा गांधी का नाम जुड़ने से मनरेगा बना 2009 में, और ये 100 दिनों का रोजगार प्रोवाइड कराता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजकोषीय नीति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो आपका है ना, जो आपका राजकोषीय नीति है या फिर फिस्कल पॉलिसी जिसे कहते हैं, उनसे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स और नॉन टैक्स दोनों के क्षेत्र से मद प्राप्त को शामिल करते हैं। जी एकदम सही है, इसमें टैक्स को भी शामिल किया जाता है और नॉन टैक्स को भी शामिल किया जाता है आपका किसमें, राजस्व प्राप्तियां में, अर्थात रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कथन आपका जो है सही हो गया। दूसरा कथन है प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा, है ना, यानी फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है क्या, नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होने के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पे है ना इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है, और जो सही है वो आंसर है, इसीलिए आंसर नंबर 1 देख रहे हैं। राजस्व प्राप्तियां में दोनों प्रकार के, चाहे तो टैक्स से आता हो चाहे तो नॉन टैक्सेबल चीज से आता हो, दोनों प्रकार की मदों से प्राप्त जो है आपकी
राशि को या फिर जो भी हिस्सा कहिए उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें फी, पेनाल्टी, लाइसेंस, परमिट से जो आते हैं रकम, ब्याज, लाभांश प्राप्ति इत्यादि को शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में राजस्व प्राप्तियां वस्तुओं की बिक्री, सेवाएं प्रदान करने आदि के कारण प्राप्त धन है। बिक्री से हो गया तो उस पर टैक्स आएगा, मतलब ये टैक्सेबल चीज हो गया। सेवा प्रदान करते हैं उनसे जो धन आता है वो भी इसमें जोड़ा जाता है और इसके लिए सरकार को धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन प्राप्तियों में करों जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर, सेवा कर, सीमा शुल्क या भी जो भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इसके अलावा है ना अन्य गैर कर राजस्व जैसे ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक उद्योग। तो कहने का मतलब है जो स्टेटमेंट एक था टैक्स और नॉन टैक्स दोनों को शामिल किया जाता है। इसी बात की जो है यहाँ पे विस्तार रूप में हम लिखे हैं। ठीक है भैया, अनुदान वगैरह को भी जो है राजस्व प्राप्तियां में शामिल करी जाती है। किसी देश के राजकोषीय नीति, कोई भी देश के जो फिस्कल पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, वैसे तो उद्देश्य बहुत सारे होते हैं लेकिन जो कॉमन उद्देश्य होते हैं वो आपके एग्जाम में एक ऑप्शन में दिया गया रहता है, आपको टिक करना होता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये सभी राज्यों मतलब सभी देश के सरकार की चाहत होती है और राज्य में राज्य सरकार की चाहत होती है। रोजगार के अवसर का सृजन करना, भुगतान शेष का घाटा कम करना, कीमत अस्थिरता और महंगाई पर नियंत्रण पाना, ये सब कुछ जो है प्राइमरी आपका जो है मोटो होता है राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का। प्राथमिक घाटा जो प्राइमरी डिफिसिट है उसका क्या सूत्र है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो प्राइमरी डिफिसिट है ये फिस्कल डिफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। स्टेटमेंट में दे दिया गया था इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसीलिए गलत था। रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट यानी खर्चा माइनस प्राप्ति, ये होता है आपका है ना रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा। इनके अलावा फिस्कल डिफिसिट राजकोषीय घाटा, ये क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर माइनस पब्लिक रिसिप्ट। ठीक है भैया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये भी यहाँ पे एक तरीके से पब्लिक पीछे लगा देना है, खर्च माइनस प्राप्ति है। इनके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां दीर्घकालिक निवेश या परिसंपत्तियों जैसे भूमि भवन इत्यादि की जो है से प्राप्त की जाती है, या पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है दीर्घकालिक चीजों से जो है प्राप्त होती है ना। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इस सीरीज में मैंने नहीं पढ़ाया है, रेलवे में भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी से सिंधु घाटी सभ्यता को लपेटा था। यहाँ भी एक ही क्वेश्चन से जो है लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं बीच से आएंगे। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो भैया यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगा। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था, जिसे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। जी एकदम सही है। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह के अलावा कुल 6 अन्नागार की साक्ष्य प्राप्त हुई, परंतु इस सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार इसमें शामिल नहीं है। ये सभी के सभी जो जितने भी बात इसमें 4-5 बात एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखा गया है, सभी अपने आप में सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा शहर को खोजा गया था जो पाकिस्तान में है, और 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। अकेले हड़प्पा में 6 अन्नागार है ना, ग्रेनरी है ना, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार नहीं है। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ था, मोहनजोदारो में, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कहा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। दूसरा है मोहनजोदारो से मिले मुहर पर अंकित देवता के चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस, हिरण इत्यादि का चित्रण देखने को मिलता है। जी सही है। यहाँ पे गाय डाल देगा और बोलेगा ये भी है क्या, तो गाय का चित्र नहीं देखा गया मोहरों पर, और सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का जो है साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का भी साक्ष्य नहीं मिला है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा जो है प्रचलित थी, लिपि पढ़ी नहीं गई है। ये मोटे मोटे चीज तो आप भी जानते होंगे। अगला कथन है प्रसिद्ध नगर लोथल जो गुजरात में स्थित है। सही बात है जी। यहाँ हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था। लोथल और सुरकोतदा ये 2 मेन बंदरगाह था हड़प्पा काल में। सुरकोतदा पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है। यहाँ से चावल की भूसी पाए जाने की जो है आपका चावल की भूसी लिखो यहाँ पे, चावल की भूसी पाए जाने के अवशेष तथा चित्रित मृदभांड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जी यहाँ पे जो स्टेटमेंट थर्ड है यह भी सही है। चावल की जो है आपका भूसी यहाँ से मिला था लोथल से, और चित्रित मृदभांड लोथल से भी मिला था, और मैं आगे और बताऊंगा वहां से भी मिला था। ठीक है,
तो तीनों कथन सत्य हो गया। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल, ऐसे अलग अलग वैज्ञानिक मतलब अलग अलग जो मतलब विद्वान लोग थे वो अपना अलग अलग मत दिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाली मत है ये 2350 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। लूसेंट में 2500 से 1700 लिखा है, ठीक है। इसके अलावा यह शहरी सभ्यता थी जिसकी खोज करने का श्रेय सर जॉन मार्शल को दिया जाता है, माफ कीजिएगा, सर जॉन मार्शल के निर्देश पे दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा शहर के साथ किया गया था। यह प्रागैतिहासिक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। इनके अलावा इस शहर का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो था जो वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। इनके अलावा भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी नगर जो है ये हरियाणा में है, राखीगढ़ी। यह उत्तर हड़प्पा कालीन साइट है ना। कई सारे हुआ पूर्व हड़प्पा कालीन साइट, मध्य हड़प्पा कालीन साइट और फिर बाद में खोजा गया उत्तर हड़प्पा कालीन साइट। तो ये उत्तर हड़प्पा कालीन साइट है। समूचा हड़प्पा कालीन क्षेत्र का आकार जो है ट्रायंगल के जैसा है और यहाँ पे जो है आयताकार ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी शहर में, ठीक है। इनके अलावा बनवाली और धौलावीरा, इन दोनों को RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। धौलावीरा आपका जो है गुजरात में है, ठीक है। और ये धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा से आपको खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये बात ध्यान रख लेना है। धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा कालीन शहर है जो 3 भागों में बांटा गया है। इस बात को SSC न जाने 3000 बार पूछा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो दुर्ग था, मध्य नगर था और निचला नगर था। जनरली हड़प्पा जो सभ्यता है उनके शहर 2 भागों में बटा हुआ करता था, लेकिन धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा हुआ करता था। इसके अलावा धौलावीरा से आपको लाल रंग पर काला मृदभांड यहां से मिला है। ये पॉइंट आपके जब आप किसी राज्य के PCS के एग्जाम देते हैं वहां पे ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के तौर पे, क्योंकि हड़प्पा में आपने देखा कि हड़प्पा में भी मृदभांड मिला था, यहाँ भी मिला है मृदभांड, माफ कीजिएगा लोथल में मिला था और यहाँ भी मिला है ना धौलावीरा में। तो धौलावीरा में जो था ना लाल पर काला है ना, उसके कंठ पे जो है चित्रित किया रहता मृदभांड, वो मिला था। इनके अलावा मृदभांड मतलब भैया मटका के जैसा है ना पात्र। इनके अलावा हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब सबसे पहले कपास का जो खेती का साक्ष्य मिलता है और हड़प्पा काल से मिलता है। इस समय सोना चांदी तांबा सब चीज से लोग प्रचलित थे, लेकिन लोहा से प्रचलित नहीं थे और यही पॉइंट पूछा जाता है। अधिकांश हड़प्पा निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के हुआ करते थे। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा के जो लोग थे वो किस प्रजाति के ज़्यादा थे, मंगोल थे कि अफगानी थे, तो क्या बोलेंगे आप? भूमध्य सागरीय प्रजाति बोलेंगे। इनके अलावा इनकी समाज कैसी थी? तो मात्र सत्तात्मक थी। जैसे सातवाहन वंश से भी पता चलता है कि उनके समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा, क्योंकि उनके नाम के पहले उनके माता का नाम देखने को मिलता है। तो यहां पर भी मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भाई यहां पे जो समाज रहा होगा वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा। आजकल इंडिया में जनरली कैसा समाज है? पितृ सत्तात्मक समाज है, ठीक है। प्रमुख व्यवसाय क्या था यहाँ? पशुपालन, कृषि उद्योग है ना, जो आपका मुख्य खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करते थे गेहूं और जौ का। यहाँ पे सिंचाई का मुख्य साधन जो है नदी और तालाब हुआ करता था, न कि नहर हुआ करता था, ठीक है। आज भी आप जो है इंडिया में ज्यादातर इन्हीं चीजों से सिंचाई होती है, नदी और तालाब से, कुआं से भी होती है। इनके व्यापार वस्तु में विनिमय प्रणाली पे आधारित था। ये क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली? आप हमसे बेटर जानते होंगे। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस सभ्यता का विनाश संभवतः प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ इत्यादि जो चीजों है उनको माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी शहर सुरकोतदा भी एक प्रमुख बंदरगाह था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से दिए गए तत्वों को उनके संगत पाचन में शामिल एंजाइम के साथ मिलान कीजिए। अब प्रोटीन को कौन पचाने वाला आएगा? तो ट्रिप्सिन आएगा। कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज में जाएगा। वसा जो है आपका कहाँ पे? लाइपेज में जाएगा जी, है ना। इस प्रकार से मिलान कर लेना है। तो यहाँ पे A का 3, B का 1 और C का 2 आपका आंसर हो जाएगा। इस साइड जो आप देख रहे हैं ये आपका एंजाइम का नाम है, जो मानव के शरीर में कहीं ना कहीं से स्रावित होते हैं। और इस प्रकार जो है आप देख रहे हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ये तीनों के तीनों ऊर्जा दे सकते हैं शरीर के अंदर, जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा आपका वसा देता है ना, लगभग 9 कैलोरी पर ग्राम और लगभग 4.2 कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी देता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। अब आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। अग्नाशय रस में प्रमुख रूप से क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ये तीनों के तीनों जो चीज है, तीनों के तीनों जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं, है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? अग्नाशयी रस में पाई जाती है। अग्नाशयी रस से
स्पष्ट है कि अग्नाशय से निकलता होगा, पंक्रियाज से निकलता होगा। इनके अलावा पंक्रियाज से निकलते बता दिया। पंक्रियाज मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि का कार्य करता है। मैंने बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगा वो किस चीज का जो है स्रावन करेगा, हार्मोन का। और जो बहिस्रावी ग्रंथि होता है वो किसकी जो है निष्कासन करेगा, तो ये करता है सर एंजाइम का। एंजाइम और हार्मोन में क्या फर्क है, तो जो एंजाइम होता है सर ये किसी पार्टिकुलर उद्देश्य के लिए जो है स्रावित किए जाते हैं, जैसे खाना पचाना हुआ या फिर मान लीजिए कि किसी पार्टिकुलर उद्देश्य के लिए। लेकिन जो हार्मोन है ये पूरे शरीर पे इफेक्ट डालता है ना, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावन होता है और जो आपका एंजाइम है वो बहिस्रावी से। तो पंक्रियाज मिश्रित कैसे हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों प्रकार की ग्लैंड का काम कर रहा होगा। यहाँ से इंसुलिन जैसे हार्मोन भी निकलते हैं और यहाँ से अभी आपने देखा जो अग्नाशयी रस होते हैं उनमें भी कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, अर्थात यह मिश्रित ग्लैंड हो गया। इनके अलावा मधुमेह की कमी से कौन सी रोग होती है, आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट है भैया चिनिया बीमारी के, इसे जो है मधुमेह कहते हैं। इंसुलिन की कमी से होती है। जिनको ये बीमारी हो जाती है उनके घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, लोग बाहर से इंटेक करते हैं क्या, इंसुलिन, है ना। इसके अलावा इमाइलेज, यह स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ये VVI कर लेंगे, ये जो एलिमेंट है कौन किसे तोड़ता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनके अलावा प्रोटीन को पचने वाला एंजाइम पेप्सिन मानव के आमाशय से निकलती है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। वो आपसे पूछे कि भाई पेप्सिन जो आपका एंजाइम है ये किस में किसको बदलता है, तो साधारण प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। यह पेप्टोन्स को छोटी आंत में स्रावित एंजाइम इरप्सिन एमिनो एसिड में बदल देती है। अब देखिए जो प्रोटीन से पेप्सिन निकल रहा था ये आमाशय से निकल रहा था। एगो और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है जिसका नाम है इरेप्सिन, लेकिन यह इरेप्सिन कहां से निकलती है, तो ये छोटी आंत से निकलती है। और जो प्रोटीन पहले पेप्टोन्स में टूटा था अब ये पेप्टोन्स टूट जाएगा एमिनो एसिड में, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मानव में 20 प्रकार की एमिनो एसिड पाई जाती है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करते हैं। लाइपेज भी छोटी आंत से ही स्रावित होती है जो वसा को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। तो ये कुछ मानक एंजाइम जो किसको किस में रूपांतरित या तोड़ती है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है और मिलता रहेगा। इनके अलावा छोटी आंत से एक अन्य एंजाइम जिसे लैक्टेज कहते हैं, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है ना। यहीं से एक सुक्रेज निकलता है जो एंजाइम का स्रावन भी होता है सुक्रेज का, और ये सुक्रेज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो ये नाम से स्पष्ट है, वैसे ही इनका प्रोडक्ट भी बनता है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी ऊपर वाला जो आपने लाइन देखा उसे याद करना बहुत जरूरी है। मानव आमाशय में रेनिन नामक एंजाइम का भी स्रावन होती है। अब आमाशय पेट को कहते हैं ऐसा मान लीजिए, है ना। तो वहां से रेनिन नामक एक एंजाइम भी निकलता है, जैसे पेप्सिन निकल रहा था जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल रहा था। अब यहां से रेनिन नामक एंजाइम भी निकलता है जो दूध में आए हुए केसीन प्रोटीन को पचाने के लिए जो है मदद करता है, ठीक है मेरे भाई। बच्चों में यह जो आपका एंजाइम होता है वो ज्यादा स्रावन होता है क्योंकि बच्चा दूध पे ही डिपेंड होता है और ये दूध पी के ही जो है सर्वाइव करते हैं जब तक बचपना होता है। दूध का हल्का पीला रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण होता है और दूध में केसीन प्रोटीन होता है। लैक्टोमीटर से उनकी शुद्धता को मापी जाती है। लैक्टोबैसिलस से दही जमने वाली बैक्टीरिया होती है। इनके अलावा भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाती है, जहां लार जब भोजन में मिलता है ना, तो लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च पे पाचन स्टार्ट कर देता है ना। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होती है ना। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को 3-3 भागों में बांटा गया है। कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि भाई बड़ी आंत में पाचन संबंधित कौन सा काम होता है, तो आप कहेंगे बड़ी आंत में पाचन संबंधित कोई काम नहीं होता है। बड़ी आंत में जो है पचने के बाद जो अवशेष जो मल के रूप में होता है वो जमा होता है, और जब मल पूरा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है बड़ी आंत के अंदर तो उसके निचले हिस्सा रेक्टम में जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा यहाँ पे जो है मत करने का मतलब बड़ी आंत में खाना का पाचन नहीं होता है, छोटी आंत में समाप्त हो जाती है पाचन, है ना। और इन दोनों को 3-3 भागों में बांटा गया है, चाहे बड़ी आंत हो चाहे छोटी आंत हो। इनके 3-3 मेन पार्ट होते हैं। छोटी आंत के डेडुनम, जेजुनम और इलियम, और बड़ी आंत के कैक्सियम, कोलन, रेक्टम, है ना। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए जो अपने यहाँ जो पार्टी है बहु पार्टी वाला, हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टी है जो चुनाव में फाइट करते हैं, तो इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये पार्टियों का जो आपका दर्जा वगैरह देने का काम है निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है, और इनके जो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव भी वही करवाते हैं निर्वाचन आयोग भारत सरकार। लेकिन
राज्य में जो ग्राम पंचायत की चुनाव होती है या नगर निगम की चुनाव होती है वो राज्य सरकार के चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। वर्तमान समय में देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी शेष है। जी आपने सुना होगा कि एक झटके में 3 पार्टियों की जो है राष्ट्रीय पार्टी से दर्जा समाप्त हो गया क्योंकि कंडीशन को फुलफिल करने लायक नहीं रहा था। तो 6 गो बचा है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को एन टी रामाराव जो पहले अभिनेता भी थे इनके द्वारा किया गया था। जी दोनों के दोनों कथन सही है और ये तेलुगु देशम पार्टी के बल पे ही इस बार की जो है आपने सरकार जो अभी जो मेजोरिटी में है तो इनका भी सहयोग है, तेलुगु देशम पार्टी का भी सहयोग है, जेडीयू का भी सहयोग है और बीजेपी के साथ जो है मिल करके जो है पार्टी का मतलब सरकार बनाए हैं। इसीलिए यह भी इनकी स्थापना तो एकदम इम्पोर्टेंट है ना। इसके अभी नायडू साहब जो है देख रेख करते हैं, इस पार्टी का हेड है ना। तो उपयुक्त तो दोनों कथन सही हो जाएगा। वर्तमान में 3 प्रकार की पार्टियां अपने देश में जो है चुनाव के लिए फाइट करती हैं। पहला है राष्ट्रीय राज्य स्तरीय और तीसरा है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त। इसका पंजीयन तो है लेकिन इसे मान्यता प्राप्त न थी, है ना। एक राज्य स्तरीय पार्टी है और एक आपका राष्ट्र स्तरीय पार्टी है जो वर्तमान में 6 गो है। ठीक है, तो आइए इसको बारीकी से समझते हैं। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के लिए क्या क्या मानदंड है आइए बताते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो अभी 6 गो है उनको कौन कौन से मानदंड हमेशा फॉलो करता रहना होगा, नहीं तो पार्टी गिर जाती है, राष्ट्रीय दल की राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा छिन जाती है। तो ये है कि किसी पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीट में से कम 2% सीट जीत लिया हो, 3 राज्यों में ऐसे जीतना होगा। किसी पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल गया हो, है ना। ये सब या है, चाहे तो ये कंडीशन फिल कर लो, चाहे तो ये कंडीशन फिल कर लो कि भाई 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल गया हो। किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव या न्यूनतम 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव, एगो लोकसभा चुनाव या फिर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जितने भी मत होते हैं वैध मत, उनके 6% मत मिल गया हो और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट प्राप्त किया हो। नहीं समझे? देखिए या तो लोकसभा के चुनाव में 6% इन्होंने वोट ले लिया है वैध मतों का, या फिर 4 गो स्टेट में विधानसभा के चुनाव में 6% मत मिल गया है, या है ना लोकसभा चुनाव में 4 सीट भी मिला हो इसको। यहाँ पे या नहीं है, यहाँ पे साथ में है ना। ये ना इन तीनों कंडीशन को फिलफिल करना होगा। किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव या न्यूनतम 4 राज्यों में इन दोनों में से कोई एक, ऊपर के दोनों में से कोई एक और नीचों का कंपलसरी है कि भाई या तो तुम लोकसभा के चुनाव में 6% मत ले आओ या फिर 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में 6% जो है वोट पालो, या फिर है ना और उसके साथ जो है 4 सांसद भी चुनना होगा आपको लोकसभा में अपने पार्टी से, तो आपको जो है मान्यता मिलेगा, है ना। एक और कंडीशन है, वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल कर ले, या वह पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीट जीत जाए। तो इतने सारी कंडीशन है, इनमें से जहां जहां या है इसका मतलब है या तो या, ये तो ये चाहे ये, है ना। और जहां या नहीं है तो थर्ड वाले ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे या नहीं था, यहाँ पे आपको लोकसभा में या तो 6% वोट लाना होगा या फिर विभिन्न 4 राज्यों में विधानसभा में 6% वोट और 4 गो सांसद भी चुनना होगा, तब आपको जो है मिलेगा। इनके अलावा अगला जो पार्टी है, अगला पार्टी हमारा अगला कौन सा भैया, अगला है यदि किसी दल ने, है ना, यहाँ पे राज्य स्तरीय, हाँ यहाँ पे राज्य स्तरीय, अभी हम केंद्र स्तरीय का देखे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के बारे में समझें। अब राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित है। अब राज्य स्तरीय में क्या होता है, इस दल ने विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने के साथ ही विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त किया हो, तब राज्य स्तरीय मिलेगा। ठीक है, विधानसभा में 2 सीट भी मिल गया, 6% वोट भी मिल गया, तो उस राज्य की उनको मान्यता प्राप्त हो जाती है। यदि इस दल ने राज्य के लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और एगो लोकसभा सांसद को भी बना दिया तो भी, ये दोनों में से कोई एक, मतलब ये या वाला कंडीशन है यहाँ पे। इनके अलावा यदि इस दल ने विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% अपना लिया, या 3 सीट जो भी दोनों में से कोई हो, एक हो, है ना, मिल गया। इनके अलावा यदि इस दल ने लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से
एक सीट जीती हो तो भी जो है राज्य स्तरीय इनको दर्जा दे दी जाती है। तो कई सारे कंडीशन होती है, इसीलिए पार्टी वगैरह चलते रहते हैं, ये नहीं तो ये, है ना। यदि इस दल ने लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8% मत प्राप्त कर लिया तो भी राज्य स्तरीय दर्जा मिल जाती है ना। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का अगर 8% मिल गया ना तो भी उनको जो है डायरेक्ट ज्यादा बिना झोल के एक ही हैंड में मिल जाती है क्या, दर्जा। इनके अलावा अभी जो अपने इंडिया में 6 गो राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीएम, नेशनल पीपल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है ना। इनके अलावा 2023 में तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स के विजेता कौन बने? तो ये आपका एरिक बर्गेन डीएस पेंस्के के ड्राइवर हैं, ये जीते थे ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स जो आपका तेलंगाना में के द्वारा करवाया गया था, है ना। ये आपका अगर आपसे इस क्वेश्चन को स्टैटिक्स वर्जन में पूछे कि भैया इंडिया में पहली बार जो आपका फार्मूला 1 रेस की प्रतियोगिता है कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। इसका नाम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स दिया गया था और ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में आयोजित कराया गया था। 2023 में हैदराबाद ई प्रिक्स आयोजन करवाया गया जो इलेक्ट्रिक कार की रेस थी, है ना। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 ये आपका कहाँ पे, झारखंड राज्य में हुआ, जहां विजेता भारत रहा था, उपविजेता जापान रहा था। अभी भी 2023 के जो लास्ट समय में आपके खेल हुआ है ना, वो आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार रहेगा। पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में कराया गया था, जहां विजेता भारत रहा था, उपविजेता मलेशिया रहा था। तो ये पुरुष में और महिला में सेम टूर्नामेंट है, एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी। एगो झारखंड में हुआ था, एगो आपका चेन्नई में हुआ था। दोनों के विजेता भारत रहे थे, महिला हराई थी जापान को और पुरुष वाला हराए थे मलेशिया को, ठीक है। इनके अलावा इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल है, इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट है, इंडिया एंड द मिशन, है ना, ये लिखे हैं एलेक्जेंडर डफ। इंडिया स्ट्रगल ये लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस साहब। इनके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। अनहैप्पी इंडिया ये लिखे हैं लाला लाजपत राय साहब। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, है ना, करजन टू नेहरू ये पुस्तक लिखे हैं दुर्गादास, हाँ दुर्गादास। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद साहब लिखे हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्ता के द्वारा लिखे गए हैं। द इंग्लिश टीचर एंड टॉकेटिव मैन आरके नारायण, जिनके मालगुडी डेज काफी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो ये ध्यान रख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन 1928 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जी एकदम सही है। 1928 में HSRA हसरा की भी स्थापना हुई थी, लेकिन भगत सिंह के द्वारा किया गया था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। और ये HRA का ही परिवर्तित रूप है, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 24 में हुई थी, इन्हीं का परिवर्तित रूप है हसरा। इसमें सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया गया था दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में 1928 में भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, ये भी सही है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र पूना के पास हुआ था, तो ये पश्चिमी घाट में आ जाएंगे, तो ये सही है ना। दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। रामोसी विद्रोह 1824 महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता वासुदेव बलवंत फड़के थे। मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह या केरला में होने के कारण इसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, ये केरल में 1921 में हुआ था। इनके प्रमुख नेता थे अली मुस्लियार। इनके अलावा संथाल विद्रोह 1855 में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में हुआ था। इनके नेता थे सिद्धू और कान्हू मुर्मू। कूका आंदोलन यह पंजाब में हुआ था। इनके नेता थे राम सिंह और उनके शिष्य बालक सिंह, है ना, माफ कीजिएगा उल्टा हो गया, राम सिंह और बालक सिंह दोनों अलग अलग है ना। इनके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में हुआ था और इसी कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद किया था। भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति उससे संबंधित राज्य की राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 164 के अनुसार किया जाता है। जी एकदम सही है। देखिए हमारे संविधान में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है। सीधे सीधे कहा गया है कि एक ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का और राज्यपाल
राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी उठाकर हमें मुख्यमंत्री बना देंगे जी, नहीं भाई। जिस पार्टी की मॉजोरिटी होगी, जो पार्टी ज्यादा सीट जीत करके आएगी, उस पार्टी के नेता को बना दिया जाता है। कई ऐसे केस आते हैं कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन वह भी है ना बड़ा सोच के कि भाई कौन टिकेगा, ऐसा नहीं कि किसी को भी बना देंगे, ठीक है। इनके अलावा कथन 2 है, ऐसे व्यक्ति जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह भी मुख्यमंत्री के पद पे चुने जा सकते हैं। जी एकदम सही है। अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री बन गया और अगर किसी भी सदन के यानी राज्य में जो जहाँ पे 2 सदन है यानी राष्ट्रीय आपका माफ कीजिएगा विधान परिषद और विधानसभा, दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं है तो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनको एक सर्टेन पीरियड के अंदर है ना सदस्यता ग्रहण करना होता है, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा मुख्यमंत्री जो है ना और राज्यों में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वैसे नाम मात्र का प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। जैसे केंद्र में नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन पूरा काम संपादन किसके माध्यम से? तो प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो इंडिया में केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम सर्वे सर्वा होते हैं सभी कार्यों को निष्पादन करने में, है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है। फिर भी अधिकांश काम जो है राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और राज्य में राज्यपाल के नाम से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि भगवान करे आप लोग जैसे बीपीएससी चाहे कोई स्टेट पीसीएस की एग्जाम, यूपीपीएससी एग्जाम क्रैक कर गए, तो जो आप अधिकारी बनेंगे तो वो लेटर में ना इन्हीं के नाम रहेंगे, राज्यपाल के नाम, है ना। तो समझ रहे हैं कि नहीं? तो 164 के अनुसार किया जाता है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो राज्य के विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हो को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। परंतु यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे स्थिति में राज्यपाल अपने बड़े दलीय दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। अगर उन्होंने सिद्ध कर देता है तो फिर मुख्यमंत्री कंटिन्यू, नहीं सिद्ध कर पाएगा तो हटो। ऐसे कई बार हुआ है कि पहले राज्यपाल डिप्यूट कर दिए हैं, बाद में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री तो बनाया ही जा सकता है। अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो पोस्ट पे बने रहेंगे। अगर सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो मुख्यमंत्री का पोस्ट भी हाथ से चला जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों से चुने जा सकते हैं। यथार्थ मुख्यमंत्री होने के लिए दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य होती है, लेकिन डिप्यूट होने के लिए नहीं भी है तो भी जो है बन सकते हैं, लेकिन फिर लेना होता है, इसका मतलब अनिवार्य होता है सदस्यता, ठीक है ना। इनके अलावा लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री के वेतन का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। जो चीज मैं मुख्यमंत्री के लिए बता रहा हूं, केंद्र में प्रधानमंत्री के लिए समझ लीजिएगा, ठीक है। इनके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के सिफारिश पे ही करा जाता है। जैसे केंद्र में मंत्रीगण की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पे करते हैं, है ना। प्रसिद्ध बीदर का किला का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था या फिर जीर्णोद्धार करवाया गया था? जैसे सुदर्शन झील बहुत बार पूछा गया, तो अब ये भी पूछे जा सकते हैं। तो बहमनी राजवंश के द्वारा जो है बीदर का किला पोषित है। ये बीदर कर्नाटक में है, तो नाम से स्पष्ट हो गया कि कर्नाटक में होगा। बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह है, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है एक अलग बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी के अंदर किया था। बहमनी वंश के संस्थापक का एक अलग नाम हसन गंगू भी है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक राजधानी इनके गुलबर्गा थे। देखिए वो गुलमर्गा है, जो गुलमर्गा जो है ना, मर्ग घास के मैदान होता है, ये आपके जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली एरिया में गुलमर्गा है ना, लेकिन ये गुलबर्गा है, ये कर्नाटक में है। बाद में अहमद शाह प्रथम ने इस राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया था। देखिए जिंजी का किला तथा बेल्लोर का किला, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में अपने को देखने को मिलेगा। जिंजी का किला हो चाहे बेल्लोर का किला हो, ये दोनों तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के काल में करा गया था। विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर कौन थे? आप लोगों से ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ और जाने दीजिए, थोड़ा बड़ा नाम हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का थे भाई। विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया? 4, 3, 2 या 5? आप लोगों के लिए ऑप्शन दे दिया हूँ, बताइएगा विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया
था। तमिलनाडु में सेंट जॉर्ज किला जो है ना, ये अंग्रेज द्वारा निर्मित भारत में पहला किला माना जाता है मद्रास में, ठीक है। और ये अपने व्यापार को पोषित करने के उद्देश्य से जो है निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध जंजीरा का किला ये महाराष्ट्र में अरब सागर के पास है, जिसका निर्माण मलिक अंबर के द्वारा करवाया गया था, है ना। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जयपुर शहर का निर्माण है ना जय सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था, ये भी पूछा जाता है। और हवा महल में कितनी खिड़की है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हाल फिलहाल के वर्षों में, तो 953 खिड़की है। इनके अलावा उदयपुर का स्थापना उदय सिंह द्वितीय और जय सिंह का स्थापना जय सिंह द्वितीय पूछते हैं। एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर दंती दुर्गा है, राजधानी मन्नखेत थी। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक करवाए थे, ये आपके मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसकी खोज करने का श्रेय हेनरी टेलर को दिया जाता है 1818 ईस्वी में। पत्थर के मस्जिद का निर्माण जो है ये परवेज मुगल शहजादा करवाए थे, और यह मस्जिद जो है आपके बिहार के पटना में स्थित है। अकबर के नवरत्नों में शामिल 9 विद्वानों में से किसे वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अब अकबर के जो मंत्रीगण थे ना, उनसे पूछा जाता है कि तानसेन क्या थे, टोडरमल क्या थे, मान सिंह क्या थे, मुल्ला दो प्याजा क्या थे, अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे, तो क्या बताएंगे, पता रहेगा तब ना जी। तो आइए, जो वित्त मंत्री थे ये टोडरमल थे। भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित दहसाला बंदोबस्त 10 करोड़ बार पूछा गया आपके एग्जाम में, है ना। तो ये क्या थे, वित्त मंत्री टोडरमल ने ही चलाया था अकबर के काल में। अकबर हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था। 1556 में इसे कलनौर जो पंजाब में है ना 14 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। ये भी पूछा गया था अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में कि ये कलनौर किस राज्य में एग्जिस्ट करता है, तो पंजाब में। उसने 1556 में पानीपत की सेकेंड लड़ाई में हेमू को हरा दिया, और इस लड़ाई में सपोर्ट किए थे अकबर को कौन, बैरम खान, ठीक है। इनके अलावा 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को जो है मात दिए थे। 1572 में गुजरात पर अकबर की विजय के बाद आगरा में फतेहपुर सिकरी जो मुगल प्रथम जो है आपका प्रथम शहर है आपका फतेहपुर सिकरी। अगर आपसे कहेंगे कि भाई पहला सुनियोजित मुगल शहर कौन सा, तो फतेहपुर सिकरी ही कहेंगे। बुलंद दरवाजा का निर्माण ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, ये यहाँ पे लिखा है। अकबर ने आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, ये तीनों किला का निर्माण कौन करवाया, अकबर ने करवाया, है ना। इसके अलावा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है ना, ये अकबर के शासन काल में ही बना था, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन है। अगर आपको शासक के फॉर्म में पूछता है कि किसने बनवाया, तो अकबर, और किसने बनवाया, तो इसका जो आंसर है ये हाजी बेगम या बेगा बेगम भी होता है, जो हुमायूं की विधवा थी, है ना। जो आपका जो हुमायूं का मकबरा है ना, ये आपका मुगल गार्डन मकबरा है, और पहली गार्डन टाइप मकबरा बनाया गया था इंडिया में। नवरत्नों में जो है शामिल अकबर के दरबार में टोडरमल ये वित्त मंत्री हुआ करता था। बीरबल उनके प्रशासक मंत्री। अबुल फजल विद्वान और राजनेता जिन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी किताब लिखे हैं। फैजी ये अबुल फजल का भाई था, है ना, विद्वान और राजनेता थे। तानसेन संगीतकार थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश के सरकार देते हैं, और इनकी समाधि ग्वालियर में है। इनके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना ये राजनेता और हिंदी कवि थे। मुल्ला दो प्याजा मुख्य सलाहकार थे। राजा मान सिंह ये आपका क्या थे, मनसबदार और विश्वसनीय जनरल। और फकीर अजउद्दीन क्या थे, मुख्य सलाहकार। तो ये अकबर के नवरत्न थे, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुल्ला दो प्याजा, है ना, ये ऐसे ही याद हो जाएगा, थोड़ा सा नाम अलग टाइप से लग रहा है तो बिना किसी झंझट के याद हो जाएंगे। तो इसमें जो आपको ना याद हो उसे याद करना, जैसे तानसेन बहुत बार सुने होंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। बीरबल अकबर की कहानी कहीं सुने होंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। टोडरमल को आप दहसाला बंदोबस्त से ऐसे ही याद रख सकते हो। अबुल फजल को आईने अकबरी से ऐसे ही याद रख सकते हो। फैजी का आज तक ज़्यादा एग्जाम में कुछ पूछा नहीं, है ना। अब्दुल रहीम खान खाना से को जो है राजनेता और हिंदी कवि है, इनके कोई किताब बगैर जल्दी पूछता नहीं है। मुल्ला दो प्याजा और राजा मान सिंह, है ना। तो जो याद न हो उन्हें याद रखिए, बाद बाकी जो याद हो उसको यहाँ से स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ से कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे, है ना। अब अबुल फजल की जो किताब है अकबरनामा, वो 3 भागों में बांटा गया था, और ये फारसी ग्रंथ है, ठीक है। इनके अलावा एक और किताब है तबकात ए अकबरी, इनको लिखे हैं निजामुद्दीन, है ना, ध्यान रखें।
अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगरा के पास सिकंदरा में इन्हें दफनाया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के क्लास नंबर 13। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा अगर कोई तैयारी करता हो तो, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, इसमें आर्ट एंड कल्चर, बायसराय, खेल से संबंधित शब्द, आर्टिकल, ये सब जो है, जो लोक नृत्य होता है, लोक डांस होता है, लोक गान होता है, पेंटिंग वगैरह होते हैं, है ना, पद्मश्री इत्यादि, तो ये सब आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, है ना, और टॉपिक वाइज मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अलग अलग प्लेलिस्ट की, आप लोग विजिट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कंटेंट को एक छोटा सा फी पे करके बाय करेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। जय हिंद।